हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनो क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 12 के बायो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू कवर करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन से एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सारे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये पार्ट 14 है, मतलब 14वां पार्ट है। इसका 13वां पार्ट तक हम लोग कवर कर लिए थे और 13वां पार्ट तक 455वां क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे। तो हम लोग यहाँ 456वां से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन करा है कि लाल आंकड़ा पुस्तक बनाई गई यानी रेड डेटा बुक किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा तैयार किया गया या फिर किसके द्वारा छापा गया। ऑप्शन आपका IUCN द्वारा या फिर WWF द्वारा या फिर IEBWL द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा IUCN यानी IUCN के द्वारा रेड डेटा बुक यानी लाल आंकड़ा पुस्तक तैयार की गई, बनाई गई। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। याद रखिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, हिंदी में इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। और ये जो होता है, इस पुस्तक में ये बात लिखा गया था कि कौन सा जाति या फिर कौन सा प्रजाति अब दुनिया से, पृथ्वी से विलुप्त होने वाले हैं या फिर विलुप्त होने के कगार पर हैं, इस चीज का आगाही किया गया था इस पुस्तक में, लाल आंकड़ा पुस्तक यानी रेड डेटा बुक में। इस तरह से मेरा पहला क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा। देखिए सारे क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इसलिए सारे क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अब शेर पाए जाते हैं। शेर कहां पाए जाते हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में या फिर मध्य प्रदेश के वनों में या फिर पश्चिमी घाट के वनों में या फिर गिरवन में। तो ये जो पाए जाते हैं गिर वन यानी गिर अभ्यारण्य में अब शेर पाए जाते हैं भारत में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। और ये गिर अभ्यारण्य कहां है? गुजरात में। गुजरात जो एक फेमस स्टेट है, फेमस राज्य है भारत के, तो गुजरात में ये गिर वन यानी गिर अभ्यारण्य पाए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा कि कर्नाटक में बांदीपुर स्थल है। बांदीपुर स्थल कर्नाटक में किसके लिए फेमस है? हाथियों के लिए या फिर हुंगल के लिए या फिर चीतों के लिए या फिर मोर के लिए। कर्नाटक में जो बांदीपुर स्थल है या फिर बांदीपुर अभ्यारण्य है, ये चीतों के लिए फेमस है, चीतों के लिए जाने जाते हैं। चीता यहाँ बहुत अच्छी तरह से पाई जाती है, बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ चीता पाए जाते हैं। इस तरह से 458 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है एक ही लाइन में क्वेश्चन, एक तरह से जो है जो प्रश्न है एक ही लाइन में मतलब खत्म हो जाता है। कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन काफी शॉर्ट है और काफी यूनिक है और दमदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क विकसित किया गया। पहला राष्ट्रीय पार्क विकसित किया गया गिर पार्क या फिर कांजीरंगा या फिर जिम कॉर्बेट या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर चूज करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट यानी जिम कॉर्बेट जो है भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जिसको विकसित किया गया था। और जिम कॉर्बेट कहां है भाई? ये उत्तराखंड में है। कहां है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड कहां है? भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्य है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से सटे हुए, जम्मू कश्मीर के जो है उसी तरह से सटे हुए हैं। और ये इसी में उत्तराखंड में ही भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क विकसित किया गया था जिम कॉर्बेट नाम से। और उत्तराखंड में ही एक जनजाति पाई जाती है जिसको भूटिया जनजाति या फिर घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति के नाम से जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते 460वां क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा कि नंदन कानन चिड़ियाघर जाना जाता है, किसके लिए फेमस है नंदन कानन चिड़ियाघर? नीलगिरी टाइगर के लिए या फिर हिप्पोपोटामस के लिए या फिर सफेद टाइगर के लिए या फिर व्हेल के लिए। राइट आंसर को चूज करना। देखिए ये नंदन कानन चिड़ियाघर जो है ये सफेद टाइगर के लिए विख्यात है। सफेद टाइगर के नाम से ये काफी फेमस हो गया नंदन कानन चिड़ियाघर। इस तरह से 460वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अब हम आगे बढ़ते हैं 461वां क्वेश्चन की ओर। 461वां क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये नंदन जो कानन है, ये 460वां क्वेश्चन जो इसका जो कवर किया हम लोग, ये नंदन कानन जो चिड़ियाघर है ये ओडिशा में स्थित है। कहां? ओडिशा स्टेट में स्थित है। उड़ीसा स्टेट जो है भारत का एक राज्य है उड़ीसा, वहां ये नंदन कानन चिड़ियाघर स्थित है, वहां पाए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 61वां क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि मिनी माता रोग होता है। मिनी माता रोग कैसे होता है भाई? क्रोमियम द्वारा या फिर कैडमियम के द्वारा या फिर मिथाइल मरकरी के द्वारा या फिर रेडियो एक्टिव तत्वों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? ये जो होता है मिथाइल मरकरी के द्वारा होता है। ये जो मिथाइल मरकरी के कारण क्या होते हैं? मीना माता रोग होते हैं, मिनी माता रोग होते हैं, मिनी माता डिजीज होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि म्यूटाजेनिक प्रदूषक है आर्गेनोफॉस्फेट या फिर रेंजेस या फिर हाइड्रोकार्बन या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। राइट आंसर चूज करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन से। यानी म्यूटाजेनिक प्रदूषक कौन है भाई? हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से को नाम किस नाम से जाने जाते हैं? म्यूटाजेनिक प्रदूषक के नाम से जाने जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा कि प्रदूषण जो अम्ल वर्षा कहलाता है, प्रदूषण जो अम्ल वर्षा कहलाता है SO CO या फिर CO या देखिए सी यहाँ जो O है या स्मॉल है, या O है जो यहाँ ये कैपिटल है, यहाँ CO का कार्बन ऑक्साइड हो जाएगा, CO यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन हो जाएगा, और यहाँ CO जो C स्मॉल C कैपिटल O स्मॉल, तो ये किसका? कोबाल्ट का संकेत हो जाएगा। किसका? कोबाल्ट, जिसका परमाणु संख्या कितना 27 होता है। ठीक, तो यहाँ जो प्रदूषण जो अम्ल वर्षा कहलाता है, कब कहलाता है भाई? जब SO होता है उसमें, यानी सल्फर ऑक्साइड होता है। तो इस तरह से राइट आंसर 463वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जब pH मान होता है, देखिए
पीएच मान पीएच स्केल पढ़े हैं, 0 से लेकर 7 तक होता है, फिर 7 से लेकर 14 तक होता है, ठीक है, जिसको सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक ने इसको डेवलप किया था। ये स्केल को अगर 0 से लेकर 7 तक अगर किसी चीज का वैल्यू है तो मान चलिए वो क्या है कि पीएच, उसका जो पीएच वैल्यू होगा वो पीएच वैल्यू 0 से 7 अगर होगा तो वो चीज, वो द्रव्य, वो लिक्विड या फिर वो मैटर का जो एसिडिटी होगा वो क्या होगा, एसिडिटी होगा, वो क्या होगा, एसिड होगा। और 7 से लेकर 14 के बीच होगा तो वो बेसिक गुण को दर्शाएंगे, और ये क्षारीय अम्लीय गुण को, और ये क्षारीय गुण को दर्शाता है। तो आपको राइट आंसर चूज करना है। अम्ल वर्षा कब कहलाती है, जब इसका पीएच मान कहां से कहां होता है, तो 5 से 6 से बीच होता है, तो इसका पीएच मान अगर होगा तो उसको क्या कहलाएंगे, अम्ल वर्षा कहलाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं 465वां क्वेश्चन कह रहा है कि जल प्रदूषक का सामान्य सूचक जीव है, जल प्रदूषक का सामान्य सूचक जीव है, वही आपको पूछा जा रहा है। या फिर लैम्ना पेंसी कोस्टेटा, या फिर आइकोर्निया कैप्सिस्ट, या फिर इस्चेरिचिया कोलाई, या फिर एंटीअमीबा हिस्टोलिटिका। राइट आंसर होगा इस्चेरिया कोलाई, यानी इस्चेरिया कोलाई जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव है। इस तरह से 465वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। अब हम आगे बढ़ते हैं 466वां क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पादप, यहां क्या होगा, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं भाई, क्लोनिंग कहते हैं, या फिर सोमा कलोनल कहते हैं, या फिर टोटिपोटेंसी कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। सिंपल क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन सिंपल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटिपोटेंसी, यानी प्रत्येक पादप कोशिका पूर्ण पौधा बना सकता है, पूरा एक तरह से पौधा विकसित कर सकता है। इस गुण को, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, टोटिपोटेंसी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोनेन, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोनेन क्या है, तरल नाइट्रोजन, या फिर पीईजी, या फिर लैक्टिक अम्ल, या फिर इनमें से सभी। तो प्रोटोप्लास्ट जो होता है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोनेन को क्या कहते हैं, पीईजी होता है। क्या है, पीईजी कहते हैं इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं, कमल में परागन होता है। सारे के सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं। कमल में परागन होता है जल के द्वारा, वायु के द्वारा, या फिर कीट द्वारा, या फिर इनमें सभी। किसके द्वारा कमल में परागन होता है भाई, 468वां क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है। कमल में परागन किसके द्वारा होगा, जल के द्वारा। कमल कहां पाया जाता है, जल में पाया जाता है, तो किसके द्वारा होगा कमल का परागन, जल के द्वारा, वाटर के द्वारा। क्वेश्चन अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि पराग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, इमेस्कुलेशन, या फिर पार्थिनोकी, या फिर एंड्रोजेनेसिस, या फिर सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। राइट आंसर चूज करना। पराग से अगुणित पौधा का विकास क्या कहलाता है, ये जो कहलाता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है इसको भाई, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, पराग से अगुणित पौधे का विकास, डेवलपमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, पुष्प बंद रहते हैं डिक्लिनी, या फिर क्लेस्टोगेमी, या फिर डाइकोगमी, या फिर इनमें से कोई नहीं। पुष्प बंद रहते हैं, 417वां क्वेश्चन यही पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लेस्टोगेमी, यानी क्लेस्टोगेमी पुष्प जो है वो क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, खुले हुए नहीं रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन करा कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है, अमीबा में, पैरामीशियम में, या फिर जलकुंभी में, या अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा और पैरामीशियम दोनों में क्या पाए जाते हैं, द्विखंडन वाला गुण पाया जाता है। द्विखंडन होता है अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। आगे बढ़ते हैं 472वां क्वेश्चन की ओर। 472वां क्वेश्चन करा कि मुकुलन यानी बडिंग द्वारा जनन किसमें होता है, यीस्ट में होता है, म्यूकर में होता है, या फिर पाइनस में, या फिर फॉर्न में। तो किसमें होता है भाई, यीस्ट में होता है। किसमें होता है, बडिंग, यानी बडिंग द्वारा, या फिर मुकुलन के द्वारा जो जनन होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसमें होता है, बडिंग यीस्ट में होता है। किसमें, यीस्ट में होता है। 472वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करा कि कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है, कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है, पेनिसिलियम, या फिर स्पाइरोगैरा, या फिर कारा, या फिर फॉर्न में। यानी कोनिडिया का जो एक तरह से बनता है, ये कोनिडिया स्ट्रक्चर का जो निर्माण होता है वो किसमें होता है, ये जो बनता है ये बनता है पेनिसिलियम में। कहां बनता है भाई, ये पेनिसिलियम में। किसका निर्माण होता है, कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है, पेनिसिलियम में होता है। 473वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। अब हम आगे बढ़ते हैं, पुनरुत्थ उद्भवन की जो क्रिया होती है निम्नलिखित में किसमें होती है, स्पंजों में, या फिर स्पाइरोगैरा में, या फिर पेनिसिलियम में, या फिर कारा में। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जितने कम समय में हम ज्यादा क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं है, यूनिक क्वेश्चन है बट टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश करता हूं। 474वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा अस्पंजों, यानी अस्पंजों में पुनरुद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में किसमें होती है, तो अस्पंज में होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं 475वां क्वेश्चन कह रहा है कि जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है, पैदा कर सकता है, 8 माह में, 5 माह में, 6 माह में, या फिर 12 माह में। तो जलकुंभी को अगर 65,000 पौधा उगाने में जो लगता है, उत्पन्न करने में कितना टाइम लगता है भाई, टोटल 8 माह, यानी 8 माह में लगभग क्या करेगा, जलकुंभी 65,000 अपने नए पौधे को जन्म दे देगा, उत्पन्न कर सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम आनुवंशिकी विद्युआनुवंशिकी, या फिर विद्युआनुवंशिकी के पिता थे, प्रथम आनुवंशिकी
आनुवांशिकी के पिता थे, फादर थे, डीविज या फिर मेंडल या फिर डार्विन या फिर मॉर्गन। राइट आंसर को चूज करना। 476वां क्वेश्चन काफी यूनिक है। ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा मेंडल, यानी मेंडल जो थे प्रथम आनुवांशिकी द्वितीय आनुवांशिकी के पिता थे, फादर थे। 476वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का। जितने भी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं काफी क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखने की कोशिश करना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, बायो में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन को आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन करा कि दो समान युग्म विकल्पी वाला एक व्यष्टि है, संकर, प्रभावी या फिर युग्म समयुग्मजी या फिर विषमयुग्मजी। आपको राइट आंसर चूज करना। 477वां क्वेश्चन। ये जो होते हैं समयुग्मजी होते हैं, यानी समयुग्मजी दो समान युग्म विकल्पी वाला यष्ट क्या कहलाएगा? व्यष्टि क्या कहलाएगा? समयुग्मजी कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा कि मेंडल के नियमों को तभी लागू किया जा सकता है जब, कंडीशन आपको बताना है, कंडीशन आपको दिया जा रहा है कि मेंडल के नियम को कब लागू किया जा सकता है, कब अप्लाइड किया जा सकता है। लक्षण संलग्न हो या फिर जनक शुद्ध ब्रीड का हो या फिर एफ एक संकर अनुपात दो प्रकार की व्यष्टि दर्शाए या फिर विपर्यासी लक्षणों का जोड़ा दूसरे जोड़े पर निर्भर हो। आपको राइट आंसर चूज करना। 478वां क्वेश्चन। ये कब लक्षण यानी सहलगन जो है, सहलगन यानी लक्षण क्या होंगे? लक्षण सहलगन है तब मेंडल के नियम को अप्लाइड किया जा सकता है, मेंडल के नियम को लागू किया जा सकता है जब लक्षण क्या होंगे? सहलगन होंगे, यानी लक्षण सहलगन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा कि एक सत्य संकर दशा है, आपको राइट आंसर चूज करना है। यह सारा का जो संकर क्रॉसिंग किया जाता है, स्मॉल टी स्मॉल आर यहाँ जो है आपको दिया गया है, आपको राइट आंसर चूज करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, यानी एक सत्य संकरण दशा है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज्यादा टाइम लेने का कोशिश नहीं करता हूं। सिंपल क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि अधिकांश उत्परिवर्तन है अप्रभावी, हानिकारक या फिर जन्य या फिर सभी। अधिकांश से उत्परिवर्तन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वही आपको पूछा जा रहा है। अधिकांश उत्पन्न ये जो होते हैं उत्परिवर्तन वो अप्रभावी होते हैं, डीएक्टिव होते हैं, कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। 480वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब हम आगे बढ़ते हैं। डीएनए यानी डीएनए में वलयक है, डीएनए वलयक में क्या होते हैं? चतुर्थक रचना होती है या फिर ध्रुवता होती है या फिर प्रति समांतर ध्रुवता होती है या फिर डाइसल्फाइड बंध होती है। डीएनए वलयक में क्या होते हैं भाई? आपको पूछा जा रहा है। देखिए ये जो होते हैं प्रति समांतर ध्रुवता होती है। डीएनए वलयक में क्या होती है भाई? प्रति समांतर ध्रुवता होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा कि डीएनए संश्लेषण के समय बनने वाला खंड क्या होता है, उसका नाम आपको पूछा जा रहा है। डीएनए संश्लेषण के समय जो टाइम में जो एक तरह से खंड जो बनता है, जो यूनिट बनता है, उसको क्या कहते हैं, कौन सा नाम दिया जाता है? ऑप्शन आपका पॉलीमेरेज खंड है, आरएनए खंड है या फिर ओकाजाकी खंड है या फिर आरएनए प्राइमर। राइट आंसर चूज करना। 482वां क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओकाजाकी खंड है, यानी आरएनए संश्लेषण के टाइम, आरएनए संश्लेषण के समय जो खंड का निर्माण होता है, जो खंड बनते हैं, उसको क्या कहते हैं? ओकाजाकी खंड कहते हैं। ओकाजाकी खंड इसका नाम दिया गया है। इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है। 483वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि दिए गए डीएनए खंड एटीजी, एसीसी, एजीजी, एसीसी, सीए, सीसीए, एसीए में पहला क्षारण उत्परिवर्ती हो गया, इस डीएनए खंड द्वारा कूटन पर होने वाला प्रभाव होगा। तो इसका राइट आंसर चूज करना। 483वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, यानी अनुक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 483 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि अनुक्रम में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन करा कि एक सही अनुक्रम में डीएनए खंड जुड़ते हैं, डीएनए लाइगेज द्वारा या फिर डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा या फिर हेलिकेज द्वारा या फिर डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा। राइट आंसर चूज करना। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा। यानी एक सही अनुक्रम में डीएनए खंड कैसे जुड़ते हैं भाई? आरएनए पॉलीमरेज के सहायता से आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा जुड़ते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हुए चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 404 इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। 484 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। आपको याद रखना है आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा क्या करते हैं कि अनुक्रम, डीएनए के अनुक्रम खंड जो होते हैं वो जुड़ते जाते हैं। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन करा कि वेली सनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है? पर परागण होता है, जल परागण या फिर वायु परागण या फिर कीट परागण या फिर पक्षी परागण। 485वां क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है। राइट आंसर चूज करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल परागण, यानी वेली सनेरिया में कौन सा पर परागण होता है भाई? जल परागण होता है या फिर जल परागण हो, जल परागण पाए जाते हैं उसमें। यह क्वेश्चन करा कि चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं भाई? ऑर्निथोफिली यानी ऑर्निथोफिली या फिर मार्मिकोफिली या फिर मेलेकोफिली या फिर काप्रोटीरोफिली। देखिए अंग्रेजी को हिंदी में कन्वर्ट किया गया है, थोड़ा पढ़ने में टाइम लगेगा क्योंकि टाइम लगता है हर किसी को। शायद किसी अंग्रेजी के जो वर्ड होते हैं ना काफी यूनिक वर्ड होते हैं, लंबे चौड़े वर्ड होते हैं, उसको जब हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है तो थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं वही आपको पूछा जा रहा है। 486वां क्वेश्चन।
देखिए ये जो होते हैं चींटियों द्वारा परागण को कहते हैं मार्मिकोफोली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मार्मिकोफोली कहते हैं। चींटियों द्वारा परागण को क्या कहेंगे? मार्मिकोफोली कहेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। निषेचन क्या है? निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन क्या है भाई? अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, अंड तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, या फिर अंड तथा सिरनजी का संयोजन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 487 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंड तथा या फिर अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन को क्या कहेंगे? निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन क्या है? फर्टिलाइजेशन क्या है? अंड तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है यानी योग है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन काफी यूनिक है। क्वेश्चन करा कि द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने। यह क्वेश्चन कवर किया गया क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, आपको इसका आंसर याद होना चाहिए। नवास्टिन ने, या फिर रॉबर्ट हॉक ने, या फिर ल्यूवेनहॉक ने। राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा नवास्टिन ने, यानी नवास्टिन के द्वारा किसकी खोज की गई थी? द्विनिषेचन की खोज की थी। द्विनिषेचन की अवधारणा की खोज किसके द्वारा? नवास्टिन के द्वारा की गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन करा कि निम्न में से औसत्य फल किससे बनता है? निम्न में से औसत्य फल किससे बनता है? पुमंग, पुष्पासन, कार्पेल, या फिर जायांग। राइट आंसर इसका होगा पुष्पासन, यानी औसत्य फल किससे बनता है भाई? और ये पुष्पासन के द्वारा बनता है। निम्न में से औसत्य फल किससे बनता है? तो पुष्पासन से बनता है। पुष्पासन के द्वारा औसत्य फल का निर्माण होता है। अब हम आगे बढ़ते 490 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा कि एक जाति के लिए अनुपात नियत है, और एक जाति के लिए अनुपात नियत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A+C/T+G। ये जो फॉर्मूला अनुपात जो नियत होगा यानी कांस्टेंट जो होगा A+C/T+G, इसका राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन था। 490 क्वेश्चन तक कवर कर लिए। 461 से स्टार्ट किए, 490 तक क्वेश्चन कवर कर लिए। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को याद रखने को कोशिश कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है याद इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि इसमें कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते, कोई मैथ टाइप के क्वेश्चन नहीं होते हैं। यही क्वेश्चन आपको पीछे जाते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए? 461 से 490 तक कवर किए। सारे के सारे क्वेश्चन से यूनिक क्वेश्चन है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो 2-3 लाइन में कवर किए। 2-3 लाइन में क्वेश्चन ही है, सब एक ही लाइन में समाप्त हो जाता है, यानी वन लीनियर क्वेश्चन एक तरह से कह सकते हैं इसको, यानी एक ही लाइन में क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाता है। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो 461 से लेकर 490 तक हम लोग जो कवर किए सारे के सारे क्वेश्चन से, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग चाहेंगे कि सारे के सारे जो क्वेश्चन है आप लोग इसको कवर करेंगे, और सारे क्वेश्चन जो है आप लोग एक तरह से याद रखने का कोशिश करेंगे। 461 से स्टार्ट किए थे और 400 कहाँ तक चले? 90 तक चले। फिर हम लोग 456 तक स्टार्ट किए थे, उसके बाद कहाँ तक चले? 461 तक चले थे। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है यूनिट है, पार्ट 14 था, 14वां पार्ट था। तो 456 से लेकर 461 से लेकर कहाँ तक चले? 490 तक चले, यानी 2 टर्म में चले। तो सारे क्वेश्चन को याद रखने का कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।